हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं अर्पण सिंह। मैं आपको नेशनल इनकम करा रहा था। अभी हमको ये करना है कि नेशनल इनकम मेजर करना है। नेशनल इनकम मेजर करते हुए आपको कितने मेथड हैं इस पे चर्चा हो चुकी थी। अब हम पहले मेथड पे बात करेंगे नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए, जिसे हम बोलेंगे वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड में अब आप कुछ चीज़ समझिए। पहले तो वैल्यू ऐड क्या होता है। वैल्यू ऐड जिस तरह आप ये समझो, वैल्यू ऐड क्या होता है कि एडिशन ऑफ द वैल्यू। ठीक है, वैल्यू एडेड का मतलब होता है एडिशन ऑफ द वैल्यू। ठीक है ना, एडिशन ऑफ द वैल्यू। ठीक, एडिशन ऑफ द वैल्यू to the raw material, to the raw material, to the raw material, to the raw material। और रॉ मटेरियल क्या बोलते हैं इसे? इंटरमीडिएट कंजप्शन। वर्ड याद रखना और इसी वर्ड के साथ जाना हम बेटे, बार बार ये कोशिश करना कि हमें यही वर्ड के साथ पकड़ के चलना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट कंजप्शन, जिसे रॉ मटेरियल को बोलते हैं, बाय ए फर्म, बाय ए फर्म। ठीक, बाय ए फर्म, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। देखो, वैल्यू एडेड मेथड में हमें पहले तो वैल्यू एडेड जानना है कि एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। क्या करना है? एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है ना, वहां पे उसे वो लिखना चाह रहा है इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक, रॉ मटेरियल यहाँ पे लिख रहा है इंटरमीडिएट कंजप्शन। वर्ड याद रखना, बाय ए फर्म, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिविटीज का मतलब कोई फर्म स्पेशलाइज्ड होता है जो उसके अंदर एक्टिविटीज हो, मतलब जो इस क्वालिटी के साथ वो आगे इन्हेंस करना चाहता है, बढ़ता है। मान लो मेडिसिन का फैक्ट्री है तो मेडिसिन में वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है ना, तो जिस तरीके का उसका नेचर होता है उसी तरीके से वो काम करता है, तो उसे बोलते हैं वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड का फार्मूला लिखा है आपके बुक में, वैल्यू एडेड माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वो वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू, ठीक है, हाँ सॉरी, वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, तो वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, ये डिफिनीशन है। अच्छा, बार बार हम इस चीज को क्यों कर रहे हैं कि डिफिनीशन आप बार बार पढ़ो। देखो फिर से, किताब पढ़ने की जितना ज़्यादा हैबिट डालोगे आप उतना ही ज़्यादा आगे जाओगे। मैं बारी बारी ये बात बोलूँगा क्योंकि हमें समराइज तो कर दी जाती है चीज़ें, क्या आप डिटेल एक्सप्लेन कर सकते हो, आप अपने थॉट को डिटेल एक्सप्लेन कर सकते हो, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको धीरे धीरे सीखना ही होगा। तो आप ये समझना कि वैल्यू एडेड मेथड में हमें पहले तो ये सब समझना है कि वैल्यू एडेड क्या है। तो एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजप्शन बाय ए फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। हम आपको इसी के साथ दोबारा फिर से ले चलेंगे और बार बार हम उसे याद कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप वैल्यू एडेड मेथड की बात करेंगे तो लोग आपसे ये बात जरूर पूछेंगे कि व्हाट इज वैल्यू एड। तो आप बोलोगे एडिशन ऑफ द वैल्यू, कहाँ? एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट कंजप्शन भी बोल रहे हैं, बाय ए फर्म, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो दो मेन शब्द है यहाँ पे, एडिशन ऑफ द वैल्यू, ठीक है, टू प्रोपोजिशन के साथ टू द
रॉ मटेरियल्स। अब देख बेटा, रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अब मान लो कि एक कुल्हाड़ी बनाने वाले को रॉ मटेरियल के चाहिए लोहा, ठीक है ना। अब वो आयरन मान लो उसे चाहिए, ठीक है। अब आयरन के लिए उसे कोल भी चाहिए पिघलाने के लिए। तो वो सारा जो कंज्यूम कर रहा है उस प्रोडक्ट को जो आउटपुट से निकालना है, उसी लिए उसे इंटरमीडिएट कंजप्शन कह रहे हैं। अब एक चीज तो चाहिए नहीं, समझ रहे हो ना। तो एक साथ ही वैल्यू आपको लिख के देगा, लेकिन आप नॉर्मली उस चीज को समझो कि अगर उसे आयरन है, कोल की जरूरत है, ठीक है, और उस सांचे को बनाने के लिए जो मशीन नहीं ले रहा है अभी यहाँ पे, आयरन और कोल, ठीक है ना। अब ये दोनों जो यूज कर रहा है उसे इसलिए बोल रहा है इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है ना। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन, आयरन से उसने क्या बनाया, कुल्हाड़ी, ठीक है। अब उस कुल्हाड़ी को आगे मार्केट में ले जाएगा, ठीक है, आगे मार्केट में रीसेल करेगा या कहीं पे, क्योंकि दुकान पे उसके लिए वहां पे चाहिए ये लकड़ी और जिसमें कुल्हाड़ी लगा हुआ है ये चीज, ठीक है ना। तो आप ये इंटरमीडिएट कंजप्शन समझ लेना। तो वैल्यू ऑफ एडेड, वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो आपसे बार बार पूछेगा वैल्यू एडेड क्या है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। मैं आपको समरी बता सकता हूँ, क्लास में मैं 1000 बार बोलता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से क्लास कंटिन्यू रखूँ बार बार, और चीज़ों को बार बार मैं कहता हूँ और बच्चे को याद कराता हूँ, तो आपको उसी चीज़ को बार बार बोल के याद कराना पड़ता है। अब यहाँ पे आपके जो किताब है उसमें एक चीज़ टर्म लिया हुआ है कि सपोज ए बेकर नीड्स ओनली फ्लोर टू प्रोड्यूस ब्रेड, ठीक है ना। एक जो बेकर्स है उसे ब्रेड प्रोड्यूस करना है, ठीक है, उसे फ्लोर चाहिए। तो ही परचेज फ्लोर एज ए इनपुट वर्थ ₹500। अब उसका कहने का मतलब 500 रुपए का वो फ्लोर, ठीक है, आटा लेके आया, ठीक है। अब 500 रुपए का फ्लोर जब वो लेके आया, ठीक है ना, वैल्यू ऐड उसमें किया है, और मिलर के फ्रॉम द मिलर, कहाँ से, मिलर से, ठीक है। फिर उसने अपना जो मशीन लगाया और वहां से इस फ्लोर से क्या बनाया, ब्रेड बना दिया, और ब्रेड का रेट 700 रुपए है। तो आप क्या करोगे, यही आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन है, ठीक है ना। हम आईसी लिख रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो आप जब वैल्यू ऐड आप निकालेंगे, वैल्यू ऐड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अभी यहाँ पे तीनों सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में, इन तीनों सेक्टर में हम वैल्यू ऐड करते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर में हम वैल्यू ऐड करते हैं। मेनली क्या है कि देखो, वैल्यू ऐड तो अब मान लो कि किसी किसान ने, ठीक है, फार्मर ने किसी प्रोड्यूस किया व्हीट। अब अगर हम वहाँ इंटरमीडिएट कंजप्शन 0 माने तो भी उसने 500 रुपए ऐड किए, ठीक है ना। तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर का। व्हीट से क्या बना, मशीन लगा के इसे फ्लोर बनाया, चलो ये सेकेंडरी सेक्टर का। फ्लोर के बाद फिर अगेन लेके गया, ब्रेड बनाया, तो फिर इस सेक्टर में हो गया। अब ब्रेड के बाद फिर रीसेल और परचेज के बाद ये फाइनल कंजप्शन के लिए चला जाएगा। तो जब सारी जगह पे कुछ ना कुछ पैड, यहाँ पे 200 मान लो ऐड हुआ, यहाँ पे 300 वैल्यू ऐड हुआ, तो जब सारी जगह पे कुछ ना कुछ जाता रहेगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये फाइनल पे ले लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी, अब सर्विस भी गया क्योंकि लोगों के पास पहुंचाना है इसे, तो सेल्समैन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे तीसरा सेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया। तो हम तीनों सेक्टर में जो मिला के वैल्यू ऐड करते हैं वो हमारा, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू ऐड जीडीपी मार्केट प्राइस के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे शब्दों में कैसे ढालेंगे, वैल्यू एडेड बाई ईच, वैल्यू एडेड बाई ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज, वैल्यू एडेड बाई ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज,
देखो शब्द के साथ फिर से जाना पड़ेगा। देखो पहली बात तो आपको सच कोई बताएगा नहीं, आप शब्द पूरे तरीके से लिखिए, समझदारी से शब्द को याद करिए, बनाइए, क्योंकि अगर वो शब्दों के साथ खेलना सिखा दिया आपके तो आपके नंबर वैसे भी 100% आएंगे। ठीक है ना, आप शब्दों के साथ खेलना सीखिए, पर उसके पहले शब्द की जानकारी भी तो रखिए। तो वैल्यू ऑफ एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज इज आल्सो नोन एज द ग्रॉस वैल्यू एड, इज नोन एज द ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज, ठीक है, इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एड। अब ये जो ग्रॉस वैल्यू एड है, ठीक है, इसे एमपी पे मतलब एट मार्केट प्राइस, किस पे बोलेंगे, ग्रॉस वैल्यू एड एट मार्केट प्राइस। ठीक है बेटा, ग्रॉस वैल्यू एड एट मार्केट प्राइस। अब क्या है कि हमारे पास इसका मतलब वैल्यू एडेड बाय बेकर, ठीक है ना, सब हाँ, तो मतलब बेकर उस पर 200 रुपए ऐड किया। सम टोटल ऑफ जीवीए एमपी ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब अगर हम सम टोटल कर दें, सम टोटल ऑफ जीवीए एमपी ऑफ GVMP of all producing enterprise, all producing enterprise, ठीक है, all producing unit, all producing enterprise within the domestic territory of a country, within the domestic टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तो सम टोटल ऑफ द जीवीएमपी ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज इक्वल टू जीडीपी कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। ठीक है, मतलब 1 साल के अंदर जितने भी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज इक्वल टू जीडीपी एमपी, इज इक्वल टू जीडीपी एमपी, उसे जीडीपी एमपी कहते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अब यहाँ पे इसे टर्म कैसे दिया, ये पहले आप देख लेंगे कि वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज, जो वैल्यू एड है ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज का इज नोन एज द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, वैल्यू एडेड बाय ईच इंटरप्राइज, याद करना आसान है, देखो याद है हमें, बार बार वही आप बोलोगे तो धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज इज नोन एज द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। फिर सम टोटल ऑफ जीवीएमपी, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। ठीक है, ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज, बार बार वर्ड है, ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज और ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज। यहाँ पे सम टोटल लिखा है, यहाँ पे ईच प्रोड्यूसिंग अलग अलग को हम ग्रॉस वैल्यू ऐड कहते हैं और सभी को सब जोड़ लेंगे। अगर सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा जीवीए होगा और सिग्मा जीवीए किसके बराबर होगा, जीडीपी एमपी के बराबर होगा। सिग्मा जीवीए एमपी इक्वल टू जीडीपी एमपी। ठीक है ना बेटे, सिग्मा जीवीए एमपी इक्वल टू जीडीपी एमपी। फिर से मैं बातें बोल रहा हूं, एक बार आप सुनेंगे, उसे समझेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे, बार बार कॉपी पे लिखेंगे, आपको तैयार होगा, आपके नंबर इनहेंस होंगे। लेकिन आप करते क्या हो, यही समझ लो कि आप पढ़ाई को उसी तरीके से लो जैसे आप पढ़ते हो। बेटा फिर से देखते हैं कि वैल्यू एडेड बाय ईच वैल्यू, आपसे कोई पूछ सकता है कि ग्रॉस वैल्यू ऐड क्या है, मतलब आपसे किसी ने पूछा कि ग्रॉस वैल्यू ऐड क्या है, ग्रॉस वैल्यू ऐड क्या है, तो आप बोलोगे वैल्यू ऐड बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज। ठीक है, वैल्यू ऐड बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज इज नोन एज द ग्रॉस वैल्यू ऐड। ठीक है ना, अब यहां पे लिख देना वैल्यू ऐड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट, और इस जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है अगर उसका सम टोटल करें, सिग्मा जीवीए कर दें एमपी पे, तो आपके पास आ जाएगा जीडीपी एमपी।
अब देखो नॉर्मल सी आप पुरानी बातों पे फिर चले जाएंगे जो हमने आपको सिखाया बेसिक्स पे। अब देखो क्या सिखाया है। पहले तो इंटरमीडिएट कंजप्शन और फाइनल कंजप्शन पे डिफरेंस। फाइनल कंजप्शन होता है वही वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शन जो आपको पूरा कंज्यूम करते हो जो चीजें रॉ मटेरियल के तौर पे, ठीक। तो अब देखो, अब सिग्मा GVA इक्वल टू आपका आया एट मार्केट प्राइस पे आया आपका GDP/MP, ठीक है ना। अब GDP, तो अब यहाँ पे MP है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है। मैंने वही चीजें बार बार आपको सिखाई है कि MP ज्यादा होता है ऊपर लिखोगे, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट होता है जो कि कम होता है ये नीचे होता है। बेटा MP से फैक्टर कॉस्ट नीचे जाने के लिए कुछ घटाओगे जिसे हमने बोला -NIT। फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है +NIT। लेकिन हमारे राइट साइड पे जो है उसी से वैल्यू हम लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाते हैं। तो राइट साइड पे क्या दिया हुआ है, मार्केट प्राइस। आपको जाना किस में है, फैक्टर कॉस्ट। तो आप क्या घटाओगे, -NIT। आप इसी क्रम से चलते चले जाओगे, आपको धीरे धीरे आने लगेगा। और इतना मैं बता दूं, जो मेरे साथ है ये मैं किसी 11th के बच्चे के लिए नहीं करा रहा हूँ, 12th के बच्चे के लिए नहीं करा रहा हूँ, ये सभी के लिए है जो UPSC वगैरह बाद में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपके जीवन में दोबारा घूम के आएंगी, क्योंकि आर्ट साइड को एक समराइज करके आपका थॉट डेवलप करा के साइंस को लेके और सारे सब्जेक्ट को लेके, आर्ट एंड कल्चर्स को लेके आप एक अच्छी तैयारी के एग्जाम में जाते हो, तब आपको इस सब की चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ये इनहैंस प्रोग्राम है, मैं आपको फिर नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सीमित करने वाला नहीं हूँ। इस संस्थान में आपको लेके आपको बहुत आगे तक ले जाने वाला है, क्योंकि आपको छोटी वैल्यू क्रिएट करके मैं नहीं देने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे है MP। अब आपको मैं मान रहा हूँ कि अब यहाँ डोमेस्टिक है, राइट साइड पे कौन सी क्वांटिटी है, डोमेस्टिक। हमें जाना है लेफ्ट साइड पे, राइट से लेफ्ट पे। तो आप देखो, अब नेशनल ज्यादा होता है, इसको हम ऊपर रखेंगे, डोमेस्टिक कम होता है, इसको हम नीचे रखेंगे। अब नेशनल और डोमेस्टिक, बेटे डोमेस्टिक से नेशनल, अभी हमारे पास राइट साइड पे ऐसा है कि कैमरा बंद हो गया, दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है ना। वो यार गर्मी बहुत है यहाँ पे, हीट हो जा रहा है। तो आप समझिए कि जो डोमेस्टिक नेशनल, मतलब आपका ये जो नेशनल ज़्यादा होता है और डोमेस्टिक कम होता है, ठीक है। आपको राइट साइड पे, ठीक है, राइट कितना, ठीक है हो जा रहा है, ठीक है चलने दो। राइट डोमेस्टिक जो है आपका राइट साइड है और लेफ्ट साइड पे आपका नेशनल है। तो आपको पता है बच्चों की नेशनल जो है वो ज़्यादा होता है और डोमेस्टिक कम होता है। और जब आप नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जा रहे हो तो आपको क्या घटाना है, NFIA। और जब डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाओगे तो आपको क्या ऐड करना है, NFIA। तो अभी आपके राइट साइड पे डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आपको +NFIA करना पड़ेगा, ठीक है, +NFIA। तो आप रटे नहीं, आप धीरे धीरे चीजों को समझे। +NFIA, समय तब्दील हो जाएगा, ठीक ठाक सीखोगे आप लोग, परेशान मत हो। +NFIA, ठीक है, 3 4 है, तीनों हिट हो गया। +NFIA ये हो गया। अब आपका ग्रॉस से नेट, तो आपके राइट साइड पे क्या है, ग्रॉस है, और लेफ्ट साइड पे क्या है, नेशनल है। राइट साइड पे ग्रॉस है और यहाँ पे नेट है। तो आपको पता है कि ग्रॉस ज्यादा होता है, नेट कम होता है। जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमें डिप्रेसिएशन घटाना पड़ेगा, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको डिप्रेसिएशन ऐड करना पड़ेगा। अभी हमको ग्रॉस से नेट पे जाना है, इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो आपको डिप्रेसिएशन घटाना पड़ेगा। तो ये फार्मूला आपको धीरे धीरे करके याद हो जाएगा, आप उसके लिए बहुत परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। माइनस डिप्रेसिएशन, अब यही आपको धीरे धीरे यूज करना सीखना होगा। तो जब आप पढ़ोगे मतलब धीरे धीरे करके, तो आप ये मैं आपको बता दूं थोड़ी सी चीज कि GVA MP आएगा GDP MP। अब आपको GDP MP से कन्वर्ट करना है इसे NNP FC पे, ठीक है। तो अब आपको, जब आपको कोई पूछेगा कि वैल्यू एडेड मेथड में क्या प्रोसेस है, तो आपको 3 चीजें दी हुई होंगी। वो 3 चीजें कौन कौन सी होंगी आप उसे देख लो। पहला तो
आपको कैलकुलेट करना होगा आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट। ठीक, तो यहां पे लिखोगे वैल्यू एडेड मेथड। इसके न्यूमेरिकल्स मैं करा दूंगा, देखो ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड में आपको पहले तो ये लिखना पड़ेगा जीवीए एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जीवीए एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस जीवीए एमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस जीवीए एमपी ऑफ टर्सरी सेक्टर। ठीक है ना, जीवीए एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जीवीए एमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और जीवीए एमपी ऑफ टर्सरी सेक्टर, ये सब मिलके आपका हो गया जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी एमपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, ये अपने गधों के लिए मैं बना रहा हूं, क्या बताऊं मैं, तू सब तो घर पे पढ़ता ही नहीं। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और लेकिन ठीक है, अब आपके पास जीडीपी एमपी आ गया। ठीक है, वो तो अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, माइनस डिप्रेसिएशन, माइनस डिप्रेसिएशन। ठीक है, और माइनस, दोनों माइनस वाली क्वांटिटी लिख दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आ रहा है गौरव, आ रहा है? ठीक है, नीचे नहीं आया तो बता देना, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डोमेस्टिक, अब यहाँ पे माइनस डिप्रेसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये पूरा आपका हो जाएगा डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। अब यहाँ एनडीपीएफसी से आपको आना है एनएनपी, क्या बेटा, चलो ये नहीं आ रहा है भाई, यहाँ लिख दे रहे हैं, बताओ क्या बताऊँ, कैमरे ने क्या क्या कर दिया, एनडीपीएफसी। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी, तो यहाँ पे लिखेंगे एनएनपीएफसी, मतलब आपका डी से जाने के लिए हमको एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, एनएफआईए। देखो जब सवाल करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर तीनों को जोड़ लेना है। आपका आएगा जीडीपी एमपी, आपको मैंने बता दिया कि राइट हैंड साइड पे लिख लेना जीडीपी एमपी, आपको एनएनपीएफसी पे जाना है। ठीक है, लेकिन बुक में क्या किया है कि माइनस माइनस वाली क्वांटिटी पहले लिख दिया है, डिप्रेसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपका आ जाता है एनडीपीएफसी और उसमें एनएफआईए जोड़ा है। कभी ना आप मतलब चीज़ों को समझ लो। अब यहाँ पे आपका डाउट क्या है पता है, जब मैं आपको फार्मूला रटाऊंगा अब बार बार पूछोगे डिप्रेसिएशन घटेगा हटेगा कि नहीं हटेगा, आपका सवाल बड़ा अजीब तरीके से होता है और हर बार यही कि भैया ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा। आप सिर्फ राइट साइड और लेफ्ट साइड का केयर करो, चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। देखो अब किताब में जाओगे ना, किताब खुद ही बहुत पेनफुल वे से लिखा जाता है, अगर सच में किताब लिखी गई है समझाने के इंटेंशन से। अब भाई मार्केटाइज करने के लिए ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल क्या है, एसएससी वाले टीचर क्या करते हैं कि एक ही किताब को कॉपी करेंगे और जो है उस पर अपना नाम छाप के अब भगवान बने फिर रहे हैं सब। जो मेन टीचर है वो किताब ही नहीं लिख रहा है, समझ रहे ना। मेरा कहने का सेंस है कि आपको बताना है कि मार्केटाइज करना है, ये सारी चीज़ें अलग है। मार्केट का इतना तगड़ा खेल है, हम क्या ही बताएंगे। अब कोई मुझे भी ये कह सकता है कि आप मार्केट के लिए पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आराम से मैं पढ़ा सकता था। हाँ, यूट्यूब ने ये काम जरूर आसान किया कि हम अपनी बातें बहुत दूर तक कह सके, लेकिन अगर आप सही चीज़ नहीं परोस रहे ना तो आप फिर गलत जा रहे हैं। फिर मैं बता रहा हूँ कि आपने आराम से समझ लो कि तीनों सेक्टर का, जीवीए एमपी प्राइमरी सेक्टर का, जीवीए एमपी सेकेंडरी सेक्टर का और जीवीए एमपी टर्सरी सेक्टर का। जीवीए एमपी, जीवीए एमपी और जीवीए एमपी,
ये तीनों अगर जोड़ा तो आपका जीडीपी एमपी आएगा ना बेटा, जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी से आपकी किताब में एनडीपी एफसी निकाला है। अब देखो नॉर्मल सा है, ग्रास से नेट पे जाना है, डिप्रिसिएशन घटा दो, ठीक है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आना है, एनआईटी घटा दो। अब उसने ना ये दूसरा स्टेप फॉलो कर लिया। फर्स्ट स्टेप पे क्या किया, उसने सारा जोड़ा तो जीडीपी एमपी आ गया। आपकी बुक ने, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम एक्सप्लेन दूसरे तरीके से कर रहे हैं, आपको इसलिए बुक के साथ फिर लेके जा रहा है हमें। अब एनडीपी एफसी, अब आपका आया एनडीपी एफसी मेरे बच्चे, प्लस अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे, तो एनपी एफसी और इसमें एनएफआईए जोड़ दो, ठीक। अब ये इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब आपको कुछ और बताना है यहाँ पे कि कुछ चीज़ें हमें प्रिकॉशन करना है वैल्यू एडेड मेथड पे, वो प्रिकॉशंस क्या है। अब आपको धीरे धीरे करके एक एक हम बताते जा रहे हैं, वो आप समझो। फिर हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें ठीक करेंगे, और जब हम इसे समराइज करेंगे तो बहुत अच्छे से आप करेंगे। मेरा वादा है, अब तक पढ़ाया है तो 80+ लगभग बच्चों के आए हैं। हाँ, कभी कभार 11th में थोड़े नंबर कम आ जाते हैं, क्योंकि आप नए नए गए होते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स की पकड़, वो टर्मिनोलॉजी हम नहीं या याद करने में आपको मुश्किल आती है। 12th में तो 80+ नंबर लगभग सबके आते हैं, तो आप उसको छोड़ दो, आप काम करते रहो बस। दूसरा क्या है, देखो प्रिकॉशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। अब भाई देखो, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल बच्चे का मतलब आप कम से कम इतना तो क्यों रहो कि हमको नंबर लाने हैं। मैं लिख लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं यूट्यूब पे देख के कर लूंगा, तो भाई आप देखते रहो, आप देखते रहते ही हो, ठीक है। ऐसे लोग खूब आगे जाते हैं, उनका मतलब उनका मेरे प्यारे मतलब आप तो मत करना बच्चों। देखो वैल्यू एडेड, प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू, अरे यूट्यूब से तो आईज बनने चले आते हैं। तो अब समस्या तो यही है कि मेन चीज तो जानना ही नहीं उन्हें। अब उनको ये नहीं पता है कि सेंट्रल एशियन कंट्री है क्या, बस वो आईएएस बनने आएंगे। तो जब आप किताबें नहीं पढ़ोगे तो आप आईएएस का सपना तो छोड़ छाड़ के चले जाओ, और जो 11th 12th है तो 90 और 95+ छोड़ दो। अब आप सोचो ना, आप किस स्तर पे पास हो रहे हो। आप जब एक मुहिम छेड़ते हो ना, तो मुहिम तगड़ी होनी चाहिए। मतलब आप जब पढ़ने आए तो आपको लगे कि नहीं यार कर जाएंगे। आप बीए करो, एमए करो, प्रोफेसर बनो ना यार, हर चीज कर सकते हो। जब मैं 12th के बच्चे की बात करता हूँ, यू हैव मोर स्कोप, डाइवर्सिफिकेशन है। आप पहले 12th अच्छे से कर जाओ, फिर आप जो लाइन चूज करना कर लेना। तो अब यहाँ पे प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो इंटरमीडिएट गुड्स are not to be included in the national income। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आती है। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स में अपने आप ही उसकी वैल्यू एडिशन जो है वो इंक्लूड होता है, इसलिए हम इसे नहीं लिखते। दूसरा क्या है बच्चों कि सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड गुड्स, देखो हम लोग जो भी हम सीखते हैं, सेकेंड हैंड्स गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, सेकेंड हैंड्स गुड आर नॉट इंक्लूडेड। आप कोर पकड़ के चलो, बेसिक पकड़ के चलो, नींव मजबूत हो जाएगी। आप कहीं भी पिलर, कुछ भी पिलर खड़े कर सकते हो। आपने नींव कमजोर कर दी, आपका पिलर ढह जाएगा। तो कोशिश करो एक अच्छा वैल्यू ऐड करने के लिए, कैरेक्टर ठीक करो अपना, लाइफ को आगे बढ़ाते रहो, और ये सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे याद हो जाएगी। फिर मैंने कहा कि सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स जो है आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि देखो सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। क्यों ऐसा है? क्योंकि अब एक बार इसमें वैल्यू ऐड करके उसे बेच दिया गया। अब मान लो कि चलो हम इसको बता रहे हैं क्यों ऐसा होता है।
मान लो कि मैंने एक मोबाइल फ़ोन लिया, अब मैं सेकेंड हैंड बेचना चाहूँ, तो आप मोबाइल फ़ोन मान लो कि 20,000 का खरीद लिया, ठीक है ना। अब आपने इसे 10,000 पे बेच दिया, ठीक है। तो 10,000 पे जब बेचा तो 10,000 का आप पहले इस्तेमाल कर चुके थे, और आप जितना यूज करते उसी का वैल्यू ले लिया बस। तो आपने कुछ नया इसमें वैल्यू एडिशन नहीं किया, तो सेकेंड हैंड गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते। या प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज ऑफ सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड। तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज गुड्स का लेते हैं, पहले ये लिख लो प्रोडक्शन, बार बार इसलिए लिखो आपसे, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। जिसको कुछ नहीं आता उसको बातें आती और ईगो आता है, तो ऐसा मत बनना। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज ऑफ सेल्फ कंजप्शन, डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज सेल्फ कंजप्शन या डोमेस्टिक सर्विसेज में आर नॉट इंक्लूडेड। तीसरा क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड। देखो यहाँ पे सर्विस की जगह गुड लिखा तो इंक्लूड करते हैं, ध्यान देना। प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये किसानों के लिए भी है। देखो आप जब खेती करते हो तो आप कैसे सेल्फ ऑफ कंजप्शन, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड फॉर सेल्फ कंजप्शन, ठीक है, विल बी इंक्लूडेड। इंक्लूडेड। फोर्थ क्या है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। बेटा ये मैं बता रहा हूं इम्प्यूटेड क्या है, इस पे समझा दूं। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर, ठीक है, ऑक्युपाइड हाउसेस शुड बी इंक्लूडेड। ऑक्युपाइड क्या होता है बेटा ना कि इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होता है कि जैसे मान लो कि मुझे 5 डाटा चाहिए, ठीक है, ये मैं बता दूं। मान लो 1 2 3 4 5 डाटा चाहिए, 5वां डाटा मिसिंग है, 3rd डाटा मिसिंग है, तो हम एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि मेनली, तो अब ऑनर्स की ऑक्युपाइड हाउस होल्ड जो है, हाउस जो है उसे ले लेते हैं। क्यों? अनुमानतः इतने रेंट दे रहा होगा, इतना रेट ले रहा होगा, तो पीपल हु लिव इन देयर ओन हाउस डू नॉट पे रेंट बट दे एंजॉय हाउसिंग सर्विसेज सिमिलर टू दोज पीपल हु स्टे इन रेंटेड हाउस। ठीक है, जैसे अगर मैं अपने घर में रह रहा हूँ तो रेंट कहीं रहता तो रेंट देता, तो रेंटेड हाउस में, but they enjoy housing services similar to those people who stay in the rented house. Therefore, value of such housing services estimated according to market rent. तो market rent के हिसाब से वो जो पैसा है हम assume कर लेते हैं estimated value, ठीक है। Of owner occupied household should be included. और एक services such are estimated rent is known as imputed rent. और change of stock, फिर छठा, बार बार चीज़ें पढ़ोगे तैयार होगा, आप बहुत अच्छा करोगे मुझे है। और इस बार बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स में पहली बात तो डरना नहीं, इसलिए मैं आ गया कि अगर मैं कुछ चीज़ें नहीं कन्वे कर पा रहा हूँ, मतलब क्लास में आप नहीं हो, तो कम से कम मेरा यूट्यूब के वीडियो मेरे बच्चे देख लेंगे। और 6 चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड, चेंज इन, ठीक है, स्टॉक्स ऑफ गुड विल बी इंक्लूडेड, स्टॉक्स ऑफ गुड्स इंक्लूडेड, ठीक है। इन चेंज ऑफ स्टॉक्स गुड इन्वेंटरी विल बी इंक्लूडेड, ठीक है, स्टॉक्स ऑफ गुड, और इसे ब्रैकेट में बोला है इन्वेंटरी, इंक्लूडेड। तो इंक्लूडेड विल बी, तो नॉट नेट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैपिटल, इट इज ए पार्ट ऑफ
कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स एक शब्द में कहो तो मेनली हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है, जहाँ पे आप कैपिटल फॉर्म कर सकते हो। तो स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री इज अनसोल्ड गुड। अब ये शब्द याद रखना, स्टॉक, ठीक है, स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक शब्द को इन्वेंट्री लिख रहा है, इज अनसोल्ड गुड। कौन कौन सा होता है? स्टॉक इन्वेंट्री, अनसोल्ड गुड, ठीक है, अनसोल्ड गुड, अनयूज्ड रॉ मटेरियल, अनयूज्ड रॉ मटेरियल, ठीक है, आर सेमी फिनिश्ड गुड, सेमी फिनिश्ड गुड्स which a firm carry from one year to the next, which, अब यही मेन, which a firm carry one year to next, मतलब एक साल से दूसरे साल तक इसे लेके चला जाता है। कौन सा चीज उसकी नहीं बिची, ठीक है। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है, तो इसे हम इंक्लूड करते हैं। चेंज इन स्टॉक्स ऑफ गुड इंक्लूडेड, जो आपका ये पॉइंट है, आपका 7वां पॉइंट है ना, ये याद रखना हमेशा कि सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर नॉट इंक्लूडेड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो पहले तो ये एक साल से ऊपर चले जाते हैं, दूसरा ये इसमें हम ऑनरशिप चेंज करते हैं। मतलब आप जब शुरू में खरीदे कोई चीज़ ना, तो इसमें कोई पहले से ही इंक्लूडेड होता है, तो मतलब इसमें हम मालिकाना हक दूसरे को दे देते हैं। तो सेल्स एंड परचेज ऑफ शेयर्स, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, ठीक है, सेल्स एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स आर डिबेंचर्स। अब ये शेयर, बॉन्ड और डिबेंचर्स होता है, तो मैं इस पे एक दिन अच्छे से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी इतना समझ लो, डिबेंचर्स, ठीक है, न्यू हो या ओल्ड हो, न्यू और ओल्ड, इसे हम नॉट इंक्लूडेड करते हैं, विल नॉट बी इंक्लूडेड, नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक बच्चे, इतना हो गया। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई, और ये सारी चीज़ें आप कर लोगे। 2 चीज़ करना है कि हमें फाइनल आउटपुट मेथड लेना है, और इतनी चीज़ों के बाद आप फिर से समझ गए होंगे नेशनल इनकम। हम आपको इनकम मेथड बताएंगे, बहुत ज़्यादा पजल नहीं होना, बुक के साथ पढ़ते रहना। संदीप गर्ग की, मेरे अपने बच्चों से खास अनुरोध है, संदीप गर्ग की बुक रख लो, बार बार पढ़ते रहो। देखो किताबें, फिर हम एक लैंग्वेज, आप किताब की जरूर पकड़ो। जो भी बड़े बने हैं एक ही भाषा को पकड़ के बने हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना सुना, और आप बहुत आगे जाएंगे। नमस्ते, मेहरबान।